हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी एनटीपीसी एनालिसिस। एनटीपीसी का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसकी शिफ्ट फर्स्ट की हम एनालिसिस करेंगे। और पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों से हम एनालिसिस नहीं करा पा रहे थे ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़। हमारे साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी हो गए थे, इसकी वजह से हम नहीं करा पा रहे थे, बट नाउ वी आर बैक। और हम कोशिश करेंगे कि हम ये अपना जो एनालिसिस वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू रख पाएँ। फिर भी हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई गई हैं लगातार टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का एनालिसिस वीडियो। तो आप मैथ्स के लेवल में अगर आप देखें ना तो कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं है, 18% है, जैसा कि हो ही रहा है, इतना नॉर्मल यही लेवल आ ही रहा है। रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत 19-20 करके 19%, बट जीएस पे अगर आप ध्यान दो ना तो जीएस का लेवल अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। जीएस का लेवल है वो 25% तक इंक्रीज़ हो गया है आज। इसी वजह से जो आपका एवरेज अटैम्प्ट है ना वो गिर के 65 to 70 आ गया, वरना ये अटैम्प्ट 70 to 73 तक भी जा रहा था पहले, अभी ये 70 पर आ गया है। बट मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है तो आपको मिनिमम 80 अटैम्प्ट तो करके आने ही पड़ेंगे विद गुड एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, 95% के आसपास आपकी एक्यूरेसी होनी ही चाहिए, तब आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा 80 पर भी। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो आप फिर 100 भी करके आ जाइए तो भी कुछ मतलब नहीं है। तो चलते हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन गेन्स 15% बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹230। यानी कि कोई व्यक्ति है, सपोज दैट ये व्यक्ति है, ड्राइंग मेरी बहुत ही ख़राब है, राइटिंग भी बहुत गंदी है, आप सभी तो जान ही गए होंगे अब तक। तो ये व्यक्ति है, इसने किसी आर्टिकल को बेचा 230 पे, 230 पे भाई साहब ने बेच दिया और 15% का इनको हो गया प्रॉफिट। काफ़ी चला के 15% प्रॉफिट ले लिया 230 पे। अब अगर ये 210 पे बेचेंगे इसी आर्टिकल को तो इन्हें कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। अब इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा सीपी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 115 बराबर 230 करना पड़ेगा। आई होप सभी समझ गए होंगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 100 बराबर आपका 200 आ गया, यानी कि ये 100 जो हो गई, ये 100 हो गई हमारी सीपी कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी 100 सीपी। और बेसिक वाले बच्चे परेशान मत होइएगा, कोई भी जो भी हम आपको बेसिक समझना है उसके लिए हम आपके लिए कंपाइलेशन वीडियो ले करके आएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। मैं आपको बस ये एनालिसिस वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए सीधा सीधा कराते चला जा रहा हूँ ट्रिक से। तो ये आपकी सीपी आ गई 200। अब आपको परसेंटेज निकालना है, यानी कि 10%। अगर आप 10 रुपये गेन कर रहे हो 200 पे तो आपका हो गया 5%, आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है इतना। अभी आप आगे बढ़ जाएंगे। अब है हु रोट वृहत कथा। वृहत कथा किसने लिखी थी, ये एक बता दूं आपको, बुक है वृहत कथा, लिखी थी गुनादी ने लिखी थी। अब आगे बढ़ जाइए। हु वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ इसरो, यानी कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसके पहले हेड कौन थे, वो थे विक्रम ए साराभाई। आप सभी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं इसके, इसरो के। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, यानी कि जो आम है मैंगो, अब उसका साइंटिफिक नेम क्या है। उसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरी इंडिका। मैंगीफेरी इंडिका जो हमारा इंडिया नाम है उसकी बात हो रही है। आगे बढ़ गए। प्लानिंग कमीशन इज रिलेटेड टू। प्लानिंग कमीशन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फेज़ चाहे वो फर्स्ट रहा हो आपका, चाहे अभी ये सेकंड रहा हो, चाहे फेज़ 3 चल रहा है जो वो है, प्लानिंग कमीशन पर अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं लगातार। तो अगर आप फेज़ 3 या फेज़ 4 में आपके एग्जाम्स हैं तो बहुत ही अच्छे से आप प्लानिंग कमीशन को पढ़ के जाइए। और आपको सबको पता ही होगा कि सॉरी हाँ, ये रिलेटेड है आपका प्लानिंग से। और इसका नेम अभी जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने नेम चेंज कर दिया है, नीति आयोग नेम कर दिया है प्लानिंग कमीशन का। आगे बढ़ जाते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन कि जो जज है आपका, जज, उसका रिलेशन है जजमेंट से, तो कोच का रिलेशन किससे होगा। ये वैसे तो क्वेश्चन इजी है बट फिर भी देखते हैं, क्योंकि जज का रिलेशन अगर जजमेंट से है तो कोच का हो सकता है ट्रेनिंग से। अब वो कोच किस सेंस में हो, ट्रेनिंग या कोचिंग, ट्रेनिंग या कोचिंग, सॉरी हाँ, ट्रेनिंग या कोचिंग। राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही, माफ़ी चाहूँगा। तो जो जज होता है ना उसका काम है जजमेंट देना, तो कोच का काम ट्रेनिंग है या कोचिंग है, या ऑप्शन में कुछ इस तरह का होगा, आपको वो टिक करना है। ये तो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। फिर से हम बढ़ते हैं जीएस की तरफ। अभी मैथ्स के क्वेश्चन भी आगे आएंगे, परेशान मत होइए आप बिल्कुल भी, बस धैर्य के साथ आप देखते रहिए। हु वॉज द राइटर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम, बुक थी ये अभिज्ञान शाकुंतलम, काफ़ी फेमस क्वेश्चन। इसके राइटर थे कालिदास। एसएससी वाले तो बच्चे बच्चे को रटा होता है ये। अगेन ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड। और तो और मैं तो ये कहूँगा कि जो ये वाला क्वेश्चन है आपका नीति आयोग वाला, इसको भी रिपीटेड ही बोल दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आए हैं, रिपीटेड है। 2 क्वेश्चंस तो आपको यहीं मिल गए ये, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये एक्स्ट्रा चल गया, मतलब जब चलाना है तब चलना नहीं है और बाकी में फालतू में एक्स्ट्रा चलेगा। तो आते हैं हम, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है आपका फुल फॉर्म एफटीटीपी का। कंप्यूटर से रिलेटेड फ्रेंड्स मैं फिर से कहना चाहूँगा आपसे कि कंप्यूटर, अब की बार नहीं, अब की बार हम अच्छा लिखेंगे कि जो कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर, इससे रिलेटेड आपको जितनी नॉलेज हो सके, फुल फॉर्म्स, ये सब चीज़ें जितनी भी नॉलेज हो सके, इससे रिलेटेड आपको ले करके जानी है अपने साथ। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं आपसे। और दूसरी चीज़ है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो चाहे वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके बारे में, उनके सबके हेडक्वार्टर्स और हेड्स या जनरल सेक्रेटरी जनरल्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना, क्योंकि इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि जो साउथ अमेरिका है उसकी एक लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? तो उसकी लैंड लॉक्ड कंट्री है पैराग्वे और बोलीविया। आप इसमें से जो आपको आंसर ऑप्शन दिया होगा वो आंसर आपको टिक कर देना है, आगे बढ़ जाना है। आपका क्वेश्चन है हु इशूज़ रेड डेटा बुक, यानी कि जो आपकी रेड डेटा बुक है उसको कौन इशू करता है? तो रेड डेटा बुक इशू की जाती है IUCN के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपकी रेड डेटा बुक जो है वो इशू की जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है पूछा गया था हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इग्नाइटेड माइंड्स इज़ रिटन बाय, यानी कि जो इग्नाइटेड माइंड्स नाम की एक बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इग्नाइटेड माइंड्स जो है वो लिखी गई थी, अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था इस बुक को। अब्दुल कलाम आज़ाद जो इसके राइटर थे। ठीक है, आगे बढ़िए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ODN? आपसे ODN का देखिए, मैंने कहा था ना फुल फॉर्म्स आपसे पूछे जा रहे हैं, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ODN का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये है ODN आपका, ODN का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भूतिया ट्राइब है, भूतिया जनजाति, ये किससे रिलेटेड है? ये कहाँ पे है, कहाँ पे भूतिया ट्राइब के लोग रहते हैं? वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड है आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इडियट ब्रेन इज रिटन बाय। अब इंडियन आपसे राइटर बंद होकर के आपसे फॉरेन राइटर्स भी पूछे जा रहे हैं कि जो द इडियट ब्रेन नाम की बुक है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी डीन बर्नेट ने। डीन बर्नेट ने लिखी थी आपकी बुक। चलिए हम आते हैं अपने एक मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। 10 years अगो द एवरेज एज ऑफ अ कपल वॉज 42 years। 10 साल पहले एक कपल में कितने लोग होते हैं? कपल में 2 लोग होते हैं। इंग्लिश से सबको ही आती होगी। कपल यानी कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी एज हस्बैंड वाइफ ही होंगे, क्योंकि हाँ आगे तो बच्चा भी हो रहा है, नहीं तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी ले सकते थे, सॉरी मेल फीमेल भी ले सकते थे। तो जो कपल है उसकी एज है 42 years। ओके, अब एवरेज एज उनकी हो गई, ये 10 साल पहले की एवरेज एज है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि 10 साल पहले जो हस्बैंड प्लस वाइफ ये थे, इनकी एवरेज एज थी आपकी 42 years। अब क्या है कि अब उनको एक बच्चा भी हो गया है। अब उस बच्चे की एज मिला करके फैमिली की एवरेज एज है प्रेजेंट में, फैमिली की एवरेज एज यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इनकी तीनों की एवरेज एज है 39। अब आपसे पूछी गई है ये जो आपका चाइल्ड है ये, इसकी एज आपसे पूछी गई है। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, हस्बैंड प्लस वाइफ की एवरेज एज है तो टोटल एज हो गई आपकी 84 हो गई। अब जब 10 साल हम आगे आएंगे तो 10 साल हस्बैंड भी बढ़ेंगे भाई हमारे, और वाइफ भी बढ़ेंगी, तो हम इसमें 10-10 ऐड कर देंगे दोनों की एज, तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। दोनों को मिला के दोनों की प्रेजेंट एज हमको मिल गई। अब जब हमें दोनों की प्रेजेंट एज मिल गई तो ये हो गया 94 और हो गया ये 104 आ गया 104, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे जो तीनों की टोटल एज है प्रेजेंट में वो कितनी होगी। तो तीनों की अगर आप एज निकालेंगे ना टोटल, तो वो हो जाएगी हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की मिला करके ये आ जाएगी आपकी। अब आप क्या करेंगे, 39 को 40 - 1 कर लीजिए, तो 43 से 120, 120 - 3, 120 - 3 यानी कि 117 आपकी हो गई तीनों की टोटल एज, और हस्बैंड प्लस वाइफ की टोटल एज हमने निकाल ही दी थी 104। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो चाइल्ड की एज आ जाएगी आपकी 13 ईयर्स। यही आपका आंसर रहा होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम इज़ ₹500। अच्छा, यानी कि एक कोई मूलधन है उस पर, अच्छा फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, यानी कि पहले साल का ब्याज है आपका, सपोज दैट कोई भी मूलधन रहा होगा हमारा, उस पर पहले साल का ब्याज है हमारा 500 हमें पहले साल पे ब्याज मिली। अब दूसरे साल का ब्याज आपका कितना है, दूसरे साल का ब्याज है आपका 550 दूसरे साल में टोटल ब्याज प्राप्त हुई। अब आपसे जो पूछा जा रहा है ना, वो पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपको।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या है, आप देखिए कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी कि पहले साल से दूसरे साल में कितनी ज़्यादा ब्याज प्राप्त हुई, वो 50 रुपये ज़्यादा मिले हमको। कितने पे? 500 पे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज मिलता है हमें, यानी कि 500 पे भी ब्याज मिलेगा हमको। 500 पे ब्याज हमें, यानी कि ये जो 50 है ना, ये 500 पे ब्याज है, तो यानी कि यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका हमें परसेंटेज निकाल लेना है, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा 10% आ गया आपका आंसर, आप आगे बढ़ जाओगे। अब आपसे पूछा गया है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 20%, यानी कि कोई भाई आपका टाउन है या सिटी है, कोई भी शहर है या कस्बा है, उसकी जो जनसंख्या है वो हर साल 20% बढ़ जाती है ना। अब प्रेजेंट में उसकी पॉपुलेशन है 8,46,000, यानी आज वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या है, जनसंख्या है 8,46,000 लोग वहाँ पे अभी रह रहे हैं। पूछा गया है कि 2 साल पहले कितने लोग रहते होंगे। तो भाई इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 8,46,000 ये लिखा। अब हमें क्या है, यहाँ से पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे, 100/120, 2 साल पीछे जाना है, फिर से 100/120, ये हो गया। आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर ₹110 इन अ बैग, यानी कि एक बैग में 110 रुपये हैं, ठीक। कंटेन्स क्वींस ऑफ, सॉरी क्वींस की जगह आप यहाँ पे कॉइन्स कर लीजिएगा, ये मिसटाइप हो गया है, छोटी मोटी गलतियाँ तो चलती रहती हैं। यह है आपका कॉइन्स, क्या है, कॉइन्स सिक्कों का ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे इन रेशियो ऑफ 1:3, यानी कि 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, इन तीनों का जो रेशियो है वो आपका रेशियो है आपका 1:2:3, ओके। और बैग में रुपए हैं 110, बैग में रुपए आपके हैं 110। आपसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे की कॉइन्स कितने होंगे, यानी कि ये जो 50 पैसा है ये, इसके कॉइन्स कितने होंगे। कुछ नहीं, हम सिंपल से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वो ऐसे कि आप देखिए 1 रुपये का अगर हम x मान के करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 2x, यानी 50 पैसे 50 पैसे के 2 कॉइन मिलके कितना बनेगा, 1 रुपये बनेगा। और 25 पैसे के 3 कॉइन मिलके कितने बनेंगे, 75 पैसे बनेंगे। तो आपके टोटल हो गए 1 + 1 + 75, यानी कि 2.75, 2 रुपये 75 पैसे बराबर कितना है आपका, 110 के। अब आप सिंपल यहाँ से इंटू 100 कर लीजिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 2 बचा, फिर ये आ गया 11, 25 से काटेंगे 4, 11, 10, यानी कि 1x या x कुछ भी आप कह लीजिए बराबर आपका आ गया 40। वैसे तो मैं 1 करता हूँ, बट आपको x से समझा रहा था इसलिए कंफ्यूज हो गया, तो मैंने दोनों ही लिख दिया। 1 बराबर हो गया 40, तो 2 बराबर, यानी कि 80 कॉइन्स होंगे आपके 50 पैसे के। 50 पैसे के जो टोटल कॉइन्स होंगे वो होंगे 80, 50 पैसे के कॉइन्स, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो आज का एनालिसिस वीडियो है उसको वो यहीं पे ख़त्म हुआ। ये सारे क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं दोबारा फर्दर अपनी प्रैक्टिस के लिए। वरना तो हम वीडियो में हमने आपको सारा कुछ बता ही दिया है, मुझे नहीं लग रहा मैं कुछ छोड़ रहा हूँ ऐसा। और शाम की एनालिसिस वीडियो के लिए भी हमारे आप ज़रूर आइएगा चैनल पर। तो शाम को हम मिलते हैं आपसे, अभी के लिए बाय।